नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरेनी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में जानेंगे। ये क्लास 9th के सामाजिक विषय का एक चैप्टर है। इसमें भारत का आकार एवं स्थिति यानी कि भारत कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है और इसका आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा विश्व मैप बना दिए हैं, जिसमें महाद्वीपों को सिर्फ दर्शाया गया है। तो महाद्वीप, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये जो लाल कलर का यहाँ तक दिख रहा है ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ये ग्रीनलैंड जो है इसकी स्थिति है ये उत्तरी अमेरिका में, यानी कि ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि ये स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन इस पे नियंत्रण किसका है? तो यूरोप के देशों का। यूरोप के देशों का मतलब यूरोप का नियंत्रण है, ये यूरोप का ही भाग है। स्थित यहाँ है, नियंत्रण यहाँ से होता है, इसलिए भौगोलिक रूप से तो स्थित ग्रीनलैंड की स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, किंतु राजनीतिक रूप से वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। आते हैं अब अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, इसके बगल में एशिया महाद्वीप और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर ओशिनिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप ये वाला भाग हो गया। सबसे नीचे दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के कुछ भाग यानी उत्तरी गोलार्ध में भी पड़ते हैं। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति पूरब और उत्तर, यानी उत्तर पूर्वी, इधर हो जाता है उत्तर, इधर हो जाता है पूर्वी पूरब। ये दिशाओं के बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए हम पहले थोड़ा सा ग्लोब पे एक बार चर्चा करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं कि कैसे, जैसे जब हम भारत की स्थिति बताते हैं तो बताते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब इन सब चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो हम थोड़ा समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। पहले ग्लोब, ये जो ग्लोब है ये समझ लीजिए ग्लोब है, इसी का ये खुला हुआ पार्ट है। अब थोड़ा सा हम ग्लोब पे आते हैं। जैसे ये हुआ हमारा ग्लोब, तो ग्लोब पे रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती नहीं हैं। ये बेसिकली काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें खींचा गया है अध्ययन की दृष्टि से या किसी लोकेशन की सटीक जानकारी के लिए। इधर होता है, इस वाले भाग को हम उत्तर कहते हैं, उत्तर। इस वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिण, और हमारे राइट हैंड साइड होता है पूरब यानी पूर्व, और इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम। तो
इस वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यानी पोल, नॉर्थ पोल, इधर वाले को साउथ पोल, या उत्तरी ध्रुव लिख देते हैं हम, ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। दिशा के अनुसार ध्रुव लिख दें। अब एक मेन लाइन खींची जाती है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा। 0 डिग्री या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री क्या, अक्षांश रेखा। ग्लोब पर, अब इसको अभी रोक के समझते हैं। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की दिशा में जो रेखाएं खींची गई हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हों। ठीक, तो एक ही नहीं होती अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो हमें 181 मिलते हैं। यहाँ से ऊपर 90 और यहाँ से नीचे 90, 90 लाइनें नीचे खींची जाएंगी, 90 लाइनें ऊपर खींची जाएंगी। तो 90 लाइन इधर, 90 लाइन इधर। जैसे हम समझाते हैं, एक बार देखिए। ये अक्षांश रेखा है, इस वाले यहाँ पर मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इधर दिखाई नहीं देगा, इधर दिखाई देगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी का नाम है विषुवत रेखा, इसी का नाम है 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। अब इसी के पैरेलल यानी समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींच दी जाती हैं। इन रेखाओं की संख्या करीब 90 है, करीब नहीं 90 है, ऊपर उत्तर की तरफ, और नीचे भी है 90। तो 90 90 हुए 180, किंतु 0 डिग्री को यदि हम ले लें, इस वाले को ले लें, तब भूमध्य रेखा, सॉरी, कहेगा कि ग्लोब पर स्थित अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक ये 0 डिग्री लेके 181, यानी ग्लोब पर 181 कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अब ये होता है हमारा, ये भी है 0 डिग्री, ये भी है 0 डिग्री, लेकिन ये किस दिशा में खींचा गया है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींचा गया है। तो इसका नाम है देशांतर रेखा, इसका नाम है देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर, इसी को ग्रीनविच मेन टाइम से या ग्रीनविच मेन टाइम के नाम से जानते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसी का नाम है ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या करती हैं, चीजों को उत्तर और दक्षिण, अक्षांश रेखा खींची गई है पूर्व पश्चिम की तरफ, लेकिन बांटती किसको है, उत्तर और दक्षिण दिशाओं को बताती हैं। यानी हम इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा तक गए
तो हम उत्तर की दिशा में चले गए। तो ये 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग को ये एक गोला है, तो गोले के बीच वाला भाग जो है विषुवत रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी का नाम है विषुवत रेखा, या इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों? क्योंकि एक गोले का आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे। तो ऊपर वाले भाग को, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री देशांतर के पूर्व वाला भाग, 0 डिग्री जो देशांतर है वो चीजों को पूर्व और पश्चिम में बांटता है। तो इधर क्या हुआ? पश्चिमी गोलार्ध, इधर क्या हुआ? पूर्वी गोलार्ध। अगर हम देशांतर रेखा से बांटे इस गोले को, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ता है। भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ। हम स्थिति ही पहले समझ रहे हैं, पहले की स्थिति कहाँ है? तो स्थिति यहाँ है, यानी इसके इस वाले साइड में भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। लेकिन अगर हम गोलार्ध की बात करें, या कहाँ स्थित है, तो कहेंगे कि उत्तरी, उत्तर और पूर्वी। इधर हुआ पूरब, इधर हुआ उत्तर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसकी स्थिति है? भारत की। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया के अधिकांश भाग आ जाते हैं। एशिया के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही आते हैं। उनमें उनमें कुछ नीचे भी आ जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी। लेकिन हम एशिया की स्थिति देखें तो एशिया पूर्ण रूप से, क्या मतलब, अधिकांश एशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। अब भारत की स्थिति यहाँ है। तो भारत को कहा जाता है कि भारत इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो अक्षांश ये हमें समझ में आ गया कि इसके ऊपर की रेखाएं को अगर देखेंगे तो अक्षांश रेखा, और इधर के साइड देखेंगे तो देशांतर। पूरब के साइड जा रहा है तो पूर्वी देशांतर, ऊपर के साइड जा रहा है तो उत्तरी अक्षांश। तो ये आए हम, ये देशांतर रेखाएं इसी तरह खींची गई हैं ग्लोब पे, खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, यानी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, और देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो भारत की स्थिति हमारी यहाँ पर है, ये है हुई हमारी भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति को अब हम लिख सकते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम बिंदु है, केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। यदि मुख्य भूमि की बात करें, भारत की स्थिति मान लीजिए ऐसे देखने से कि कहाँ पे स्थित है भारत, तो पहले देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उसमें भी देखेंगे हम, तो एशिया महाद्वीप, अब सिर्फ एशिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यदि हम एशिया महाद्वीप को इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत की स्थिति है। भारत के पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग भारत के पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिम तट में जो समुद्र है
उसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, और भारत के पूर्व में जो समुद्र या सागर है, जिसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं, वो बंगाल की खाड़ी है। यानी भारत की स्थिति जब हम देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ स्थित है भारत। तो पहले तो देखिए कि गोलार्ध पूरे ग्लोब में कहाँ है, तो पूरे ग्लोब में उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। फिर देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे जब देखेंगे तो इसको भी लिखेंगे कि एक मुख्य भूमि होती है, मुख्य भूमि मतलब ये मेन भारत, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये है, और भारत संघ क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु ये है। संघ क्षेत्र में हम छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं इन्हें भी इंक्लूड कर लेते हैं या सम्मिलित कर लेते हैं, और मुख्य भूमि की जब बात करता है तो सिर्फ इतना दूर, ये मेन भारत की मुख्य भूमि, यानी ये सिर्फ ये भारत। और भारत में जब कह देगा कि भारत के संघ क्षेत्र की दक्षिणतम बिंदु या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब हम इसे टच करेंगे। तो इन महाद्वीप इनके अलग अलग नाम है। पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक भारत की स्थिति है। ये है हमारा 0 डिग्री, अक्षांश नहीं देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर। इसे हम किस नाम से जानते हैं? दिशा यहाँ पर लिखे हैं, वही दिशा यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ उत्तर लिखा है, उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ को एन से लिख दिए। नॉर्थ के विपरीत साउथ होता है, यानी दक्षिण होता है, तो ये क्या हुआ? साउथ हो गया। इस राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड ईस्ट होता है, पूरब होता है, उसे हम ई से लिख दिए। और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है यानी पश्चिम होता है, उसे डब्लू से लिख दिए। ये दिशा लिखा गया है, दिशा, ये दिशा लिखा गया है। तो भारत को जब हम लिखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, तो लिखेंगे कि भारत मुख्य भूमि को छोड़ देते हैं, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट छोड़ के, इसको भी चाहे तो लिख दे कि यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है, लेकिन मुख्य भूमि लिखते हैं, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि 8 डिग्री और इसे पढ़ते हैं 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में पड़ रहा है, तो उत्तरी और अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर आएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है अक्षांशीय विस्तार। भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से ये मुख्य भूमि की बताए हैं। अगर भारत को हम पकड़ेंगे तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से है, लेकिन हम सिर्फ मुख्य भूमि की भी बात किए हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। ठीक है, इसी को यदि हम पूरे भारत को लें, पूरे भारत को लें यानी संघ क्षेत्र को भी लें, जिसमें द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें लिखेंगे कि भारत के संघ क्षेत्र या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है।
ये हो गया। अब हम आते हैं देशांतर, यानी कि देशांतर रेखाएं ये हुई। तो अब देशांतरी विस्तार देखेंगे। ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब हम बगल में लिख देते हैं देशांतरी विस्तार, यहाँ पे नीचे ही इसी के लिख दें, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार 98 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 7 मिनट। और देशांतरी कौन कौन सा देशांतर? ये पूरब के साइड का देशांतर, ये पश्चिम के साइड का देशांतर है। तो 8 डिग्री और सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ऐसे भी मिटा देते हैं, से 97 डिग्री 25 मिनट। एक बिंदु ऊपर एक कॉमा की तरह, तो मिनट, दो कॉमा लगा देंगे तो सेकेंड। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये क्या है? ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखा गया है। ये चीजें हम पढ़ लेते हैं, न तो समझ में आता है न तो याद होता है। हम क्लास में पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये चीजें हमें खत्म हो जाता है सिलेबस, रिजल्ट आ जाता है, ये चीजें हमें नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझाने का प्रयास किए हैं। यदि मान लीजिए हमें और अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए हमें अफ्रीका का लिखना हो, अफ्रीका का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय, पहले हम जाएंगे अक्षांशीय विस्तार में। तो जितना डिग्री ये रहेगा, इधर जितना डिग्री पड़ जाए, जैसे ये हुआ 0 डिग्री के इधर आएंगे प्लस होता जाएगा, के इधर जाएंगे प्लस होता जाएगा। यानी इधर मान लीजिए कोई एक अक्षांश पड़ रहा है, तो वो अक्षांश पड़ेगा इतना डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके फिर ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश तक, फिर इस साइड आएंगे तो देशांतर पे, पूर्वी देशांतर से इधर आएंगे तो पश्चिमी देशांतर तक। लेकिन भारत पूर्ण रूप से पूरब में है, इसलिए दोनों में हम पूर्वी देशांतर लिखे हैं। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा और हम प्रयास करते हैं समझाने को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई डिग्री हो, यहाँ कोई डिग्री हो, हम अपने से लिख देते हैं, अपने से एक डिग्री लिख देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सही है, समझाने के लिए सिर्फ ये चीज़ लिख रहे हैं। जैसे ये 0 डिग्री है और यहाँ पर आ जाता है हमारा 23 डिग्री, तो मान लेते हैं कि 20 डिग्री, ये हो 20 डिग्री के आसपास, और यहाँ पर हमारा आ जाए 23 से प्लस हो रहा है, तो मान लीजिए 35 डिग्री आ रहा हो। ठीक, 35 डिग्री आ रहा हो, तो ये अक्षांश रेखाएं आ रही हैं, तो हम लिखेंगे 35 डिग्री। अब इस रेखा के नीचे है, तो दक्षिणी अक्षांश से किसकी स्थिति बता रहे हैं? इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ अंक गलत हैं, सिर्फ अंक गलत हैं, बाकी चीजें जो बता रहे हैं वो सही हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए।
35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 35 डिग्री, ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके, दक्षिण में आ रहा है तो दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। फिर जब आएंगे तो अब इसमें दोनों को दोनों देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पश्चिम में है, जैसे भारत पूरा का पूरा पूरब में पड़ रहा था। तो यहाँ कोई डिग्री मान लेते हैं x डिग्री ये हो और यहाँ पर y डिग्री हो, y डिग्री। इसका दक्षिण अमेरिका का पूर्वी बिंदु x डिग्री हो, पश्चिमी बिंदु y डिग्री। तो लिखेंगे कि y डिग्री इधर के साइड आ रहे हैं तो पश्चिमी देशांतर से x डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। देशांतरी विस्तार यदि इसका करेंगे तो क्या करेंगे? देशांतरी विस्तार y डिग्री पश्चिमी देशांतर से, y डिग्री पश्चिमी देशांतर से x डिग्री पश्चिम में रह गया तो पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। इसी चीज को यदि हम इसको अगर अक्षांशी विस्तार करें, अक्षांशी विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे? यहां से जा रहे हैं यानी दक्षिण से जा रहे हैं तो लिखेंगे 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री क्या उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश। उम्मीद करते हैं ये बातें हम जो समझाने का कोशिश किए हैं अक्षांश और देशांतर को लेके, ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये वास्तविक है नहीं और ये बस हम समझाने के लिए आपको बताए थे। तो हम समझे कि भारत की स्थिति, ये जो अक्षांश देशांतर, पूर्वी अक्षांश, ये देशांतर, ये वो लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। अब इसी ग्लोब को खोल के ये पेज नुमा बना दिया गया है। अब इस ग्लोब पे हमसे अगर पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 181। लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछ ले कि कितने गोले हैं अक्षांश वृत्त की। अब इसे जरा थोड़ा सा मिटा दें, नहीं रहने देते हैं। समझिए, अक्षांश वृत्तों की तो हम यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त बन रहा है, ये उस साइड जाएगा तो वृत्त बनेगा, ये भी उस साइड जाएगा तो वृत्त बनेगा, वृत्त बनता रहेगा। लेकिन जब अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछेगा तो ये उत्तरी ध्रुव का और दक्षिणी ध्रुव का, ये दोनों पॉइंट पे वृत्त नहीं बनेंगे, सिर्फ पॉइंट रहेगा। तो अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे तो 181 न होके इसमें से 2 घटा देते हैं, इसमें से 2 घटा देंगे क्योंकि यहाँ और यहाँ के वृत्त नहीं बन पाते हैं। तो 179 होंगे। किसकी संख्या? वृत्तों की। मतलब वृत्त मतलब गोला, अक्षांश वाला जो गोला बन रहा है पृथ्वी के चारों साइड, चारों तरफ, हमारा दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे गोला नहीं बन पाएगा, सिर्फ बिंदु रहेंगे। तो उस बिंदु की वजह से हम वृत्त जब पूछें तो हमारा उत्तर ये होगा कि अक्षांश वृत्तों की संख्या, यानी कि ग्लोब पे अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो ये ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। अब उसके बाद यहाँ से कुछ अक्षांश रेखाओं को पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, जैसे कि 23.5 डिग्री एक उत्तर के साइड, इसको 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री यहाँ पर 23.5 डिग्री, इसे कर्क रेखा कह देते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, इसे कह देते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कह देते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कह देते हैं। 30 से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री दोनों साइड, उसको कहते हैं हम 30 से 35 डिग्री वाले भाग को, एक मिनट, अक्षांश कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री वाले भाग को अक्षांश कहते हैं। तो जब हम एक बार फिर से ग्लोब पे चर्चा करेंगे तब हम कि किस वाले भाग को क्या कहते हैं तब फिर से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल में हम भारत की स्थिति को देखना चाह रहे थे। तो भारत की स्थिति पहले हम ये समझे कि ग्लोब है, इसी ग्लोब को समझ लीजिए यहाँ पे खोल के पूरा महाद्वीप के अनुसार रख दिया गया है भारत की स्थिति जानने के लिए कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो भारत की स्थिति यानी कि भारत के पूर्व साइड में, इधर पूर्व नहीं सॉरी, इधर पश्चिम साइड में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, खाड़ी होती है 3 तरफ से घिरे हुए खाड़ी, वे भाग पानी का वे भाग होता है जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। जैसे ये भाग, ये जो है सॉरी, ये वाला भाग खाड़ी कहलाएगा। ठीक है, ये पानी, खाड़ी और प्रायद्वीप 2 भाग होते हैं, दो चीज होते हैं। यदि कोई जमीन 3 तरफ पानियों से घिरा हो, कोई जमीन 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। यदि कोई पानी 3 तरफ जमीन से घिरा हो, 3 तरफ जमीन से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहेंगे। तो ये भी हमारा प्रायद्वीप ही है, ये अरब प्रायद्वीप है। ये वाला भाग खाड़ी हो जाता है क्योंकि 3 तरफ से ये पानी से घिरा है। ये वाला भाग हो जाता है हमारा लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और ये रेड सी। इसको काट के बीच में यहाँ पर काट के सुएज नहर बनाई गई है। यानी सुएज नहर किसके किसके बीच में है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में यहाँ से बनाई गई है। पहले कोई व्यापार होता था तो यूरोप वालों को अफ्रीका डाक के यहाँ से केप ऑफ गुड होप, यानी दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से यहाँ आना होता था। तो क्या हुआ कि 1869 में सुएज नहर बना दिया गया, जिससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मतलब करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जो यूरोपीय थे वे भारत में व्यापार के लिए आते थे तो पहले ऐसे आते थे। तो 1869, हाँ, सुएज नहर जो बनाया गया, ये बनाया गया था सन 1869 ईस्वी में। तो 1869 ईस्वी में बनाया गया, जिससे यहाँ का जो जितनी दूरी तय करनी पड़ती थी भारत से व्यापार करने के लिए अन्य देशों से, तो उनमें करीब 7,000 किलोमीटर की कमी आ गई। 7,000 किलोमीटर की कमी हुई। ये है लाल सागर, भूमध्य सागर, यानी सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब हम आते हैं फिर से भारत पे अपने। तो भारत का ये हम
पूरब पश्चिम उत्तरी उत्तर दक्षिण विस्तार देख लिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिए। अब इनमें पूछा जाएगा कि कितना डिग्री का अंतर है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है कितने डिग्री का अंतर है, या अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितने कितने डिग्री तक फैला हुआ है ये। तो करीब भारत भारत की आकृति होती है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, मतलब चार कोण बनाती हुई है। और अगर हम देखेंगे इसको तो ये करीब 30 डिग्री इसका विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार भी करीब करीब 30 डिग्री आ जाता है। दोनों करीब करीब 30 डिग्री आ जाते हैं। जैसे कि इसमें से इसको घटाएं तो कुछ चीजें लिख दें, जैसे 1 डिग्री बराबर, मान लीजिए इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो ग्लोब पे रेखाएं खींची जाती हैं इसमें एक कर्क रेखा भी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, इसे हम कह देते हैं कर्क। ठीक, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और एक मानक समय रेखा होता है जो समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण करने वाली मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कुछ इस तरीके से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये वाला भाग जो है ये नेपाल है, ये भाग जो है नेपाल है। तो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से, भारत का जो कर्क रेखा है, भारत का नहीं, भारत पे जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री हम यहाँ पर बताए थे, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो 8 राज्यों को, यानी इधर भी कर्क रेखा है, इधर भी अगर हम देख लें तो काले रंग से ही चला दे कर्क रेखा पे, करीब ऐसे ये डॉट डॉट जो है ये कर्क रेखा है। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री, यानी 23 सही 1/2 डिग्री। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। इसी तरीके से जब हम नीचे चले आएंगे 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो हम कलर चेंज कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। नीचे आ जाते हैं, 23.5 डिग्री मान लीजिए ये है, तो 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है अक्षांश रेखा, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। यहाँ पर लिख देते हैं मकर रेखा। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जगह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक, 23 सही 1/2 डिग्री। ये हमारा कर्क और मकर रेखा हो गया। तो मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और सबका मानक समय अलग अलग होता है। सब अपने समय के अनुसार मानक समय रखते हैं। वो 7.5 डिग्री
के गुणज में होता है। फिलहाल में भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? तो भारत का मानक समय रेखा यहाँ पर लिख देते हैं। भारत का मानक समय रेखा, या इसी को हम यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं, या यामयोत्तर यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं। यामयोत्तर रेखा कितने डिग्री को माना गया है? माना तो 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ये भी लिख सकते हैं हम, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। 82.5 डिग्री को माना गया है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हैं, ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी वो इलाहाबाद इलाहाबाद स्थित है हमारा 81 डिग्री 54 मिनट पे। इलाहाबाद स्थित है 81 डिग्री 54 मिनट पे, और 82 डिग्री 30 मिनट पे विंध्याचल और मिर्जापुर स्थित है उत्तर प्रदेश का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूपी। फिर उसके नीचे जाएंगे तो एमपी, यानी मध्य प्रदेश। उसके नीचे जाएंगे तो छत्तीसगढ़। फिर उसके नीचे जाएंगे तो उड़ीसा। फिर उसके नीचे जाएंगे तो एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से जाती है? तो इलाहाबाद के बगल से। इलाहाबाद कितने पे स्थित है? लिख देते हैं यहाँ पर इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज जिसका नाम कर दिया गया है, तो इलाहाबाद कितने डिग्री पर है? तो 81 डिग्री 54 मिनट, सॉरी 81 डिग्री 54 मिनट इलाहाबाद की स्थिति है। और मिर्जापुर और विंध्याचल कितने पर स्थित हैं? 82.5 डिग्री पे। यानी कि इसको हम यहाँ से लाके यहाँ पे लिख दें मिर्जापुर और विंध्याचल। ये दोनों के दोनों 82.5 डिग्री पर उपस्थित हैं। और एना विले एक भूगोल वेत्ता थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत का 1792 ईस्वी में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था, एना विले। तो अभी हम भारत की स्थिति समझे हैं, आकार समझना बाकी है। भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत के अरब सागर में जो है, ये जो द्वीप समूह है इन्हें लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है इन्हें अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। अभी हम एक ओवरव्यू, थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिए हैं भारत की स्थिति एवं आकार को पढ़ने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि आगे मैप भारत का बना के फिर उसके बाद उसके आकार पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ से समझ में आ रहा है कि भारत बहुत ज़्यादा तो छोटा है नहीं, तो भारत का आकार जो है वो न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है, विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है,
और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया से छोटा हो जाता है। फिलहाल में जब हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है तो अब स्थिति समझ चुके हैं कि भारत के पूर्व में या उत्तर में, उत्तर के साइड में जाएंगे तो चीन, रूस, पूर्व में भी पहले इधर नेपाल, तिब्बत, फिर चीन, मंगोलिया, ये सब देश उत्तर के साइड में आते हैं। पश्चिम में इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। भारत भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। और क्रेसी नाम के भी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहना उतना ही उचित है जितना कि यूरोप को। तो मतलब भारत को एक उपमहाद्वीप का भी दर्जा दिया जाता है। जो महाद्वीप होते हैं उनसे छोटे आकार के उपमहाद्वीप कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं, जिसमें से इधर होता है मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को नहीं गिनते। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ के नेपाल, यहाँ पे हो जाता है भूटान, यहाँ हो जाता है बांग्लादेश। कितने देश हो गए? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 7 देश आते हैं। अफगानिस्तान को नहीं देखते हैं। लेकिन सार्क संगठन की जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तब सार्क संगठन होता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, उनमें इनका नाम आ जाता है। तो अभी हम सार्क संगठन में 8 देश और भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश। अंतर क्या है? एक बार अफगानिस्तान को लेना है, एक बार अफगानिस्तान को छोड़ देना है। इसकी सीमा किससे लगती है, कितनी कितनी लंबी सीमाएं हैं, ये जब हम भारत का मैप बनाएंगे तब उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किसको, किस रेखा को किस नाम से। जैसे कि इधर पाकिस्तान पड़ता है तो पाकिस्तान में भारत सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? अफगानिस्तान, सॉरी, चीन के साथ जो भारत की सीमा रेखा है इधर किस नाम से जानी जाती है, इधर किस नाम से जानी जाती है? ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करती है भारत, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है उसे किस नाम से जानते हैं? इन सब चीज़ों को जानेंगे। फिलहाल में हम भारत की आकृति को समझना चाह रहे, स्थिति को समझना चाह रहे थे, जिसे समझे थोड़ा। अब इसके बाद हम सिर्फ भारत का मैप बनाएंगे और उससे फिर भारत की स्थिति और आकार में ज़्यादा से ज़्यादा आकार कहाँ पे स्थित है, किस किस से सीमा साझा करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, तब हम नेक्स्ट के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।